उसके लिए हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस बिहार के भी हैं, ठीक है, स्पेशल इश्यूज़ के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? ये आपको बताना है। आंसर है, ऑप्शंस है बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इन्होंने ये लॉन्च की है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, विच इज़ एन इनकम सपोर्ट सिस्टम एट कृषि उपज मंडी इन टोंक, ठीक है। पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो ₹650 करोड़ का है, जो 65 लाख फार्मर्स को रिलीज़ किया गया है। इस पैकेज के तहत वो सभी फार्मर्स एलिजिबल होंगे टू रिसीव ₹2000 एनुअली इन 3 इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्गसाइड दी ₹6000 फ्रॉम सेंट्रल पीएम किसान स्कीम। यानी कि हर साल उनको 2000 के साथ साथ आपको 6000 भी मिलेंगे किसान को। द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी होगी इस स्कीम को लागू करने की, ठीक है। तो पीएम किसान स्कीम का अगर जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं। अंडर दिस पीएम किसान निधि स्कीम, यानी प्राइम मिनिस्टर किसान निधि स्कीम, द सेंटर ट्रांसफर्स एन अमाउंट ऑफ ₹6000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी 2-2 हज़ार करके ये हर साल जितने भी आपके फार्मर्स हैं उनके खाते में जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग। यानी कि ऑल लैंड होल्डिंग, जिसके पास भी खेती बाड़ी जो कर रहे हैं उनके खाते में जाएगा, चाहे वो साइज़ कितना भी हो, ठीक है। ये स्कीम कब आई थी? ये 2019 फरवरी में आई थी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर में ये होता है कि 100% जो फंडिंग होगी वो होगी केंद्र सरकार के द्वारा। ये इम्प्लीमेंट किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अधिकतर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई स्कीम है, योजना है, वो किसने लॉन्च किया है, कौन मंत्रालय के अंदर वो आती है स्कीम। तो आपको ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर्स फैमिलीज रेस्ट विद द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, recently which organization has approved a $1.5 billion loan to support India's green hydrogen initiatives? ग्लोबल वार्मिंग से सभी जूझ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है वो फेस कर रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हुए ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है। जगह जगह हर देश में, हर देश के कोने में लॉन्च हो रहा है। तो भारत के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए किस संस्था ने लोन दिया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि आपका IDA, ये आपका IMF हो गया और ये आपका हो गया IBRD, ठीक है। तो ये सही आंसर आपका है सही ऑप्शन है ए। वर्ल्ड बैंक ने ये लोन अप्रूव किया है किसके लिए? भारत को लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए। ये फंडिंग बूस्ट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रोलीजर्स को और रिन्यूएबल एनर्जी को। ये अलाइन हो रहा है विद इंडियाज़ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका एनर्जी का गोल है टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 एंड नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है BPSC पे, तो ये फैक्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। अब जब वर्ल्ड बैंक की बात हुई है इन सभी संस्थाओं की, तो थोड़ा सा जानते हैं। 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी US से, वॉशिंगटन में, जहाँ पे 2 संस्था निकल के आती हैं, एक वर्ल्ड बैंक और एक आती है आपकी IMF। हुआ क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जो 1939 से लेके 1945 तक चला। उसके बाद धीरे धीरे 44-45 पे एंड होते होते
कई कंट्रीज़ की जो इकॉनमी थी वो डिवास्टेटेड हो गई, बुरी तरह जो है वो डाउन हो गई, डाउनफॉल हो गया। तो ये मिलके संस्थाएं आई, नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज़ आई, सर्टेन मेंबर ऑफ कंट्रीज़ 44 ओरिजिनली 44 कंट्रीज़ आती हैं जो मिलके ये प्रण करती हैं कि भाई हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे, वो बिना सहयोग के नहीं होगा। तो 2 संस्था निकल के आई, एक था वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका मेन मकसद है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना मेंबर कंट्रीज़ को फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। वहीं पे आईएमएफ का मेन गोल है एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे, यानी ट्रेड करे। ठीक है, अगर मान लीजिए अमेरिका के पास जो है वो एनर्जी सोर्सेज नहीं है, मान लीजिए पेट्रोलियम नहीं है, रशिया के पास बहुत सारा है, तो रशिया एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, रशिया पेट्रोल दे सकता है और बदले में अमेरिका के पास जो प्रचुर मात्रा में है वो रशिया को एज़ पर इट्स नीड दे सकता है। तो ये फ्री नहीं होगा, बार्टर सिस्टम नहीं है, इन रिटर्न मनी होगा, मनी में एक्सचेंज किया जाएगा, ये वस्तु का आदान प्रदान। तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए अगर कहीं पे ट्रेड जो है, व्यापार, वो बैलेंस नहीं होता है तो आईएमएफ मेंबर कंट्री को लोन देकर दूसरी कंट्री का लोन चुकता करेगी, यानी कि पेमेंट क्लियर करेगी। इसी तरीके से आईएमएफ टाइम टू टाइम सपोर्ट करता रहता है। हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था श्रीलंका, जिसको आईएमएफ ने लोन दिया था ताकि वो जो इकोनॉमीज़ की डाउनफॉल हो रही है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आ रहा है अक्रॉस वर्ल्ड, वो उसको क्लियर कर सके। ठीक है, तो ये आईएमएफ का उद्देश्य हो गया, ये वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य हो गया। ये वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रेटन वुड्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले जो वर्ल्ड बैंक आया था वो एज अ IBRD आया था। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, यहाँ पे इसका जिक्र भी है, रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये IBRD के नाम से आया, बट इसको बाद में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। हाल ही में इसके जो CFO हैं वो आपके अंशुला कांत है, लेकिन प्रेसिडेंट जो भारत के हैं वो अजय बंगा है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट भारत के लिए ये भी एक मुख्य बात होती है। रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, मेजर रिपोर्ट्स की जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है उसमें है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन BPSC ने पूछा हुआ है कि भाई ये फलाना रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है। ठीक है, इसके 5 डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD, IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर दी सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी ICSID। ठीक है, तो ये इसकी 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। IMF मैं बता चुकी हूँ, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 का है, जिसका एम है टू रेगुलेट इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, इसका जो रिज़ल्ट आया इन 2 संस्थाओं का वो था IBRD और दूसरा IMF, जिसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रिसेंटली विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड दिस संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने शुरू किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, B नाबार्ड, C नीति आयोग, D मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो करेक्ट आंसर इज नीति आयोग ने किया है। ठीक है, नाबार्ड आप सभी को पता है, जो एग्रीकल्चर का मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हेड है वो आपका नाबार्ड एजेंसी है। तो यहाँ पे नीति आयोग के बारे में क्या है कि नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है 4 जुलाई 2024 को ही लॉन्च हुआ है, जिसका मेन पर्पस है 100% सैचुरेशन ऑफ 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स अक्रॉस 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पायरेशनल ब्लॉक्स। यानी कि जो सोशल सेक्टर्स है, संपूर्ण अभियंता जो अभियान है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इनका मेन पर्पस होगा हेल्थ कैंप्स को इवेंट में जो है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसमें कल्चरल प्रोग्राम है, अवेयरनेस यात्रा है, एम्फेसाइजिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट टू द कैंपेन्स, गोल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू द अंडमान निकोबार आइलैंड। सोशल इंडिकेटर्स को उसकी जागरूकता को फैलाना है, जिसके अंदर आपकी हेल्थ है, आपका एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें आती हैं।
सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम, जो हाल ही में चर्चा में बना रहा। ये एक बीमारी है, सभी को पता है। अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय मिसिंग क्रोमोसोम्स, अ कंडीशन कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स और पीस ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन सी, अ वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी, अ टाइप ऑफ मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। तो सही आंसर है एक ऐसी कंडीशन विच इज़ कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे एक्स्ट्रा डेवलप हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा एक बीमारी जो है उसका एक बीमारी जो वो ग्रसित होती है इंसानों में, वो होता है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये रिसेंट स्टडी में देखा गया, पोटेंशियली डॉक्यूमेंट्स द फर्स्ट केस ऑफ डाउन सिंड्रोम ऑन इन नीदरलैंड में ये देखा गया। ये तब अकर होता है जब पर्सन के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, स्पेशली एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 कॉल्ड ट्राइसोमा या ट्राइसोमी 21 एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जो इम्पैक्ट करती है मेंटल को और फिजिकल डेवलपमेंट को, which cause various challenges in the life of human beings. Although individuals with Down syndrome share similarities, their abilities vary. सब कुछ सिमिलर होता है लेकिन जो उनकी योग्यता होती है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। मेंटल जो लेवल जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान का होता है उस तरीके से वो ग्रो नहीं कर पाता। द कंडीशन टिपिकली अराइजेज रैंडमली ड्यूरिंग अर्ली फेटल डेवलपमेंट एंड इज़ नॉट इनहेरिटेटेड। ये याद रखना है आप सभी को, ये हेरिटेटेड बीमारी नहीं है, दादा परदादाओं से ली गई बीमारी नहीं है। ये जब फेटल का डेवलपमेंट होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा फेटल का विकास हो रहा होता है, तभी ये बीमारी हो सकती है या हो जाती है। एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है जब क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, चंडीगढ़ क्यों न्यूज़ में था ये भी देखेंगे, तभी इस पर एक क्वेश्चन भी बना है। हु डिज़ाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़? ली कॉर्ब्यूजियर, जैकब एप्स्टीन, रोधिन अगस्ते, फर्दिनांड एमवी डी लेसिट। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। लेकिन क्यों है वो भी बताते हैं, पहले इसके बारे में समझे। चंडीगढ़ जो है वो ड्रीम सिटी रहा भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी ये ड्रीम सिटी हुआ करती थी। तो ये प्लान किया गया, फ्रेंच आर्किटेक्ट, फेमस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे, ये फ्रेंच थे, ये भी याद रखना है, ली कॉर्ब्यूजियर। ये लोकेटेड है फुटफिल्स ऑफ शिवालिक्स में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स इन अर्बन प्लानिंग एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर इन द 20th सेंचुरी इन इंडिया। ठीक है, ये आर्किटेक्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। अब ये क्यों चंडीगढ़ पे क्वेश्चन बना है वो भी देखते हैं। 2023 यानी 11 जनवरी 2024 को इस साल 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 दिया गया। कहाँ पे? भारत मंडपम में। और यहाँ ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में स्थित है। होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। और इस अवार्ड की कैटेगरी में इंदौर, 7वीं बार इंदौर को सूरत के साथ, ये फर्स्ट टाइम है कि 2 सिटीज़ ने जॉइंटली अवार्ड अचीव किया है फॉर क्लीनेस्ट सिटी टाइटल। महाराष्ट्र सेकंड टॉप पोजीशन पे है अमंग स्टेट्स इन दी एनुअल क्लीनिनेस रैंकिंग फॉर अर्बन एरियाज। चंडीगढ़ को अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर। ठीक है, ये चर्चा में था, इसीलिए इसका जनरल नॉलेज या जीके टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे रिलेटेड है, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में क्या था, क्यों था, वो देखते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल था 11,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे स्थित है? सियांग रिवर में। 11,000 मेगावाट
जो एनर्जी है हाइड्रो पावर उसको जनरेट करना है। सियांग ओरिजिनेटिंग नियर माउंट कैलाश इन तिब्बत, ये जो रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? माउंट कैलाश से, सांगपो तिब्बत से, जो 1000 किलोमीटर ईस्ट वर्ड की तरफ बहती है, विच एंटर्स अरुणाचल प्रदेश एज द सियांग एंड लेटर बिकम्स द ब्रह्मपुत्र इन असम। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र, अगर क्वेश्चन आए कि ब्रह्मपुत्र रिवर, तो भाई कहना गलत नहीं होगा। जो सियांग रिवर है जो अरुणाचल प्रदेश में है, हाँ, वो जब आगे बहती है तो असम में वही नदी ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इनिशियली प्रपोज्ड एज 2 सेपरेट प्रोजेक्ट्स, इट वॉज कंसोलिडेटेड इंटू 1 लार्जर प्रोजेक्ट इन 2017। पहले 2 सेपरेट प्रोजेक्ट होने वाले थे, बट बाद में 2017 में ये एक कंबाइंड हो गया। टू बिल्ट बाय द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन फीचरिंग अ 300 मीटर हाई डैम। अब सोचो 300 मीटर हाई डैम बन रहा है, तो इश्यूज़ है, क्या इश्यूज़ है? पहले अगर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस में देखूं तो ये एक ऐसा मूव है विच काउंटर चाइनाज हाइडल प्रोजेक्ट ऑन दी सांगपो। चाइना भी उस पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है, किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी यानी सियांग जो रिवर है उस पर बना रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट उसको टक्कर देगा, क्योंकि जो चाइना का हाइडल प्रोजेक्ट है 60,000 मेगावाट सुपर डैम इन तिब्बत मेडोंग काउंटी है। दिस सुपर डैम्स कैपेसिटी इज़ नियरली 3 गुना है डेट ऑफ दी 3 गॉर्ज डैम इन चाइना एंड इज़ इंटेंडेड टू डाइवर्ट वाटर टू दी नॉर्दर्न चाइना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारत का प्रोजेक्ट चाइना को एक टक्कर दे रहा है। अब इसमें कुछ इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न है। जो जितनी भी एंटी डैम ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जब डैम बनता है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, सोशली भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा इसके अगेंस्ट रहा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये थ्रेट है टू डेलिकेट इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश विच ऑलरेडी होस्ट न्यूमरस डैम। तो उनका मानना है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डैम है, इस डैम को ना बनाया जाए, क्योंकि ये थ्रेट कर रहा है इकोसिस्टम को, वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को। तो इसकी वजह से ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है। एक्टिविस्ट ने ये भी कहा, वो पर्टिकुलरली इस चीज़ से भी वरिड है कि जो कम्युनिटीज़ है, अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो 300 गांव जो है, जो आदि ट्राइब के गांव हैं, वो सबमर्ज हो जाएंगे, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ यिंगक्योंग। तो ये 300 गांव में रहने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वरिड है। Activists are also wary of the project's portrayal as a national interest endeavor and are troubled by a provision in the Forest Conservation Amendment Act which exempts strategic projects within 100 km from India's border from clearance requirement। तो भाई इसका बिना रिक्वायरमेंट का, बिना क्लियरेंस का ये किस तरीके से हो सकता है, ये कैसे सेंक्शन हो सकता है? सो दिस इज़ कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अभी हाल ही में कर्नाटका में एक बिल आया, बहुत ज़ोरों से वो बिल आया भी, लेकिन उसे होल्ड भी कर दिया गया है। वो ऐसा बिल है जो मैंडेट कर रहा है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, अदर इस्टेब्लिशमेंट्स में कर्नाटका जो है वो अपॉइंट करेगा लोकल कैंडिडेट्स को। 50% मैनेजमेंट पोजीशन में उनका रिजर्वेशन रहेगा और 75% उनका रिजर्वेशन रहेगा इन नॉन मैनेजमेंट पोजीशंस। तो उस बिल का नाम क्या है? ऑप्शन ए, कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल्स। ऑप्शन बी, कर्नाटका प्राइवेट रिजर्वेशन बिल। ऑप्शन सी, कर्नाटका न्यू स्टेट एम्प्लॉयमेंट रूल्स बिल। ऑप्शन डी, कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स बिल। ठीक है, क्या था कि जो कांग्रेस सरकार है कर्नाटका की, उन्होंने ये बिल पारित तो कैबिनेट ने कर दिया, बट उसको एक दिन जैसे मान लीजिए आप आज पारित कर रहे हैं, बट नेक्स्ट डे ही उन्होंने होल्ड पे रख दिया, क्योंकि काफ़ी बिजनेसमैन ने उसका विरोध किया। कर्नाटका में एक शहर है बेंगलोर, जिसे IT हब भी कहा जाता है, जिसे स्टार्टअप हब भी कहा जाता है भारत का।
ठीक है। तो यहाँ पे इतने स्टार्टअप्स हैं, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, बिजनेसमैन का ये एक कहना था कि आप लोकल कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन दे रहे हैं मैनेजरियल पोस्ट के लिए, बट उनके स्किल सेट भी उतने मैच होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कहीं ना कहीं कि भाई बात तो सही है, पहले उनका अपग्रेड स्किल करना ज़रूरी है। तो इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए, इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए उन्होंने इस बिल को होल्ड पे डाल दिया है और ये कहा है कि जल्दी ही ये बिल पारित हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा और उसके अंदर ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉल्ड? भारत का व्यापार यूएई के साथ बढ़ता ही जा रहा है, अप्रॉक्स 35% दर्ज हुआ 2023 में। भारत का व्यापार दुबई के साथ, यूएई के साथ 35% रहा। दुबई डे बाय डे और ईयर बाय ईयर एक अच्छा हमारा पार्टनर बनता जा रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया 2022 में यूएई के साथ। तो उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया यूएई कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया यूएई कंप्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया यूएई कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया कि भाई अगस्त 15 में यूएई के साथ बहुत अच्छा हमारा व्यापारिक रिलेशन हो रहा है और टारगेटिंग कंट्री भी रहा, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल हुई है ट्रेड में यूएई के साथ। अगस्त 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उसके बाद बायलैटरल रिलेशन और भी मजबूत होते हैं, जो आने वाले सालों में हमने देखा, और ये रूप लेते हैं कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का। दोनों कंट्रीज़ ने सैपा साइन किया 2022 में और लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भी लिया, जिससे कि करेंसी का जो एक्सचेंज, जो विपदाएं आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, वो ख़त्म हो सके और प्रमोट हुआ, जिसमें इंडियन रुपीस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो दिरहम है वो भी लोकल करेंसी जो है वो भी मजबूत हुई फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। ये सिस्टम कब अडॉप्ट हुआ है? 2023 में। द ट्रेड पैक्ट प्रोवाइड्स फॉर न्यूमरस बेनिफिट्स to both nations in terms of reduction of tariffs, fostering an open trade environment, enhances market access for service providers across various sectors in both countries. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एन कोतेश्वर सिंह, ये पहले एवर जज है मणिपुर के जो अपॉइंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के। ही वॉज सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? मद्रास हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। नोंगमई कैपम कोतेश्वर सिंह, जिनका जन्म हुआ 1 मार्च 1963 को, ये जज एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट हुए हैं। प्रीवियसली he served as Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court. He is also the former judge of Guwahati High Court and Manipur High Court. He has also served as the acting Chief Justice of Guwahati High Court for 3 times and acting Chief Justice of Manipur High Court for 2 times. So these are the achievements of Kotiswar Singh. Next question we have, in which year did Roger Federer wins his first Wimbledon title? 2003, 2005, 2002 या फिर 2001? 2003 में इनको पहला अपना विंबलडन अवार्ड मिला था। ये स्विस के टेनिस प्लेयर रह चुके हैं। इन्हें वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब मिल चुका है इन सिंगल्स बाय द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल फॉर 300 वीक्स इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड 237 कंसेक्यूटिव वीक्स। ठीक है। विंबलडन जो चैम्पियनशिप है, कॉमनली इसको विंबलडन भी कहा जाता है, ये यूके में है, इंग्लैंड में, विच इज़ द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड एंड इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस। ठीक है। ये कहाँ पे होता है आपका विंबलडन? कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश बिल
is a financial legislation that contains provisions exclusively related to revenue, taxation, borrowing and expenditures. एक ऐसा विधेयक जो वित्तीय कानून है जिसमें विशेष रूप से राजस्व, कराधान, उधार एंड व्यय से संबंधित प्रावधान शामिल है. मनी बिल कहा जाता है, फाइनेंस बिल कहा जाता है ऐसे बिल को, रेवेन्यू या फिर कॉस्ट. सही आंसर है मनी बिल. मनी बिल आपको पता है हलवा सेरेमनी हो चुकी है, बजट आने वाला है. आज आपका 19 जुलाई है, होने वाला है. आपका 23 जुलाई को आपका बजट उम्मीद है कि पेश किया जाएगा. तो वो किससे संबंधित वो कानून जो है संविधान में, वो है आपका बिल, मनी बिल से रिलेटेड. और इसकी पहचान कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू विंबलडन, स्पोर्ट्स का है. विच पेयर वॉन द विंबलडन मैंस डबल क्राउन ऑन सैटरडे रिसेंटली. अभी ये ख़त्म हो चुका है. तो डबल्स किसको अवार्ड मिला है? हेनरी पैटन एंड हैरी हेलिओवारा. ये इसका करेक्ट आंसर है. स्पोर्ट्स में तो बस आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो बात बन जाएगी. प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे दिमाग में आराम से रट जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द निर्माण पोर्टल? जी कृष्णन रेड्डी, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर चिराग पासवान. सही आंसर है जी किशन रेड्डी. ठीक है, ये आपके कोल और माइंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है, विच हेल्प्स द नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस. इस इनिशिएटिव के अंदर 1 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा टू एलिजिबल यूपीएससी कैंडिडेट्स. इट विल बी प्रोवाइडेड टू दोज कैंडिडेट्स हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन ₹8 lakh and who belong to scheduled caste, scheduled tribe, women और थर्ड जेंडर. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. डिक स्कूफ हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नीदरलैंड, अर्जेंटीना, पोर्तुगल, इटली. तो सही आंसर है नीदरलैंड. नीदरलैंड के बने हैं डिक स्कूफ. ठीक है, ये इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं फॉर्मर. हाल ही में किस कंट्री ने विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट? किस देश के साथ भारत ने एक्सरसाइज की है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट? थाईलैंड, बहरीन, वियतनाम, मंगोलिया. सही आंसर है मंगोलिया. मंगोलिया के साथ किया है. ठीक है, 3 जुलाई मेघालय में हुआ है ये, और ये 16th एडिशन रहा. इसका मेन पर्पस था टू इन्हांस मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन दी 2 कंट्रीज़. हाल ही में किस यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, UNODC, यूनेस्को. तो सही आंसर है ऑप्शन सी. तो ये एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो जारी करता है UN एजेंसी, जिसका नाम है ट्रैकिंग क्राइम एंड ड्रग एब्यूज़. ठीक है, ये वॉर्न कर रहा है देयर आर नाउ नियरली 300 मिलियन यूज़र ग्लोबली. 300 जो मिलियन हैं वो ड्रग्स के शिकार हैं, और ट्रैफिकिंग भी इंक्रीज़ हुआ है. इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 26 जून को, जिसका मेन पर्पस होता है टू इंक्रीज़ एक्शन इन अचीविंग अ ड्रग फ्री वर्ल्ड. ठीक है, तो इस ईयर का कैंपेन क्या था? इफेक्टिव ड्रग पॉलिसीज़ मस्ट बी रूटेड इन साइंस, रिसर्च एंड फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो यह सही आंसर हो गया. किस बैंक ने MSME सहज सुविधा शुरू की है? SBI ने शुरू की है. मेन पर्पस क्या है? ये क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा, ये बेसिकली कस्टमर्स के लिए किया गया है. ये बैंक्स के कस्टमर्स इस हेल्प करेंगे टू अवेल फाइनेंस अप टू 1 लाख रुपीज़ अगेंस्ट देयर GST रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइस इन लेस देन 15 मिनट्स. 15 मिनट से भी कम में लोन की अवेलेबिलिटी कराएगा ये MSME सहज. ठीक है, तो ये SBI ने लॉन्च किया है. हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? KP शर्मा ओली. तो KP शर्मा ओली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं. इनकी पार्टी का नाम ध्यान में रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. ठीक है, ये KP शर्मा ओली जो है इस पार्टी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं 4th टाइम.
चौथी बार बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यूरो कप 2024 टाइटल किसने जीता है? स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्तुगल। सही आंसर है स्पेन। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। किसको हराया है ये भी याद रखना है। यूथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसको मिला? लेमाइन यमल जो स्पेन के रहने वाले हैं। रोद्री को टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया। गोल्डन बूट जो है वो 6 प्लेयर्स ने आपस में शेयर किया है। इंग्लैंड होस्ट करेगा नेक्स्ट यूरो कप को। कौन सी स्कीम है जो बिहार सरकार ने लॉन्च की है टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करने के लिए? उज्ज्वल, मनरेगा, स्टाइपेंड, जीविका। सही आंसर है जीविका, ठीक है। अर्बनाइजेशन लेवल किस राज्य में सबसे ज़्यादा कम है? बिहार में सबसे ज़्यादा कम है। कौन सी स्कीम है जो अभी इम्प्लीमेंट हुई है बिहार सरकार के द्वारा टू इनकरेज बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड? फीमेल को देखते ही लोग उसकी हत्या कर देते हैं, तो जेंडर बायसनेस आज भी मौजूद है। उसको ख़त्म करने के लिए फीमेल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस, उसका एक तवज्जुह बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने ये एक इनिशिएटिव लिया अंडर मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, जिसके तहत सरकार क्या करेगी? सरकार करेगी कि 2,000 रुपये जन्म लेते ही 2,000 रुपये का योगदान देगी। जब बच्ची लड़की 18 साल की पूरी हो जाएगी तो उसको परिपक्वता मूल्य के बराबर वो राशि दी जाएगी। बीच में अगर मृत्यु हो जाती है तो वो अमाउंट वापस बिहार सरकार को पहुंच जाएगा, ठीक है। इन कंटेक्स्ट विद लिटरेसी रेट इन बिहार 2011 सेंसस के तहत बिहार की लिटरेसी रेट के कंटेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, या फिर ये बताना है कि ऐसा किस राज्य में देखा जा रहा है। मोर देन हाफ ऑफ बिहार्स पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट। बिहार्स हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट डिकेडल इंक्रीज इन लिटरेसी रेट ड्यूरिंग द पीरियड 2001-2011। तो भाई बेसिकली ये ऑप्शन या तो क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होना चाहिए। इसको इस तरीके से देखते हैं, बिहार में साक्षरता दर के संदर्भ में अगर हमें बताना हो तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि मोर देन बिहार की आधी जनसंख्या से ज़्यादा जो है वो इलिटरेट है? बिहार एक ऐसा वन ऑफ द लोएस्ट डिकेडल इंक्रीज इन लिटरेसी रेट है ड्यूरिंग द पीरियड 2001-2011, ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। दोनों में से स्टेटमेंट में से कौन सी सही है ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको पता चलेगा कल। तो इसी के साथ आज हम इस करंट अफेयर सेशन को ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you please subscribe our channel, like and comment also. If you have any doubt regarding these questions you can ask in the comment box. Till then अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। Good day.